दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें एक नए पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है। पहले से प्रोसेस काफी आसान हो चुका है। इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। तो हमारे सामने passportindia.gov.in जो सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है। हम एक नए पासपोर्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। इसके लिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप सभी के सामने दो ऑप्शन आएंगे। एक तो है CPV दिल्ली और दूसरा है पासपोर्ट ऑफिस वाला। CPV दिल्ली उन्हीं लोगों को ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है जो ऑफिशियल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं या फिर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। बाकी के जो नॉर्मल सिटीजन है हम आप सभी लोग, तो उनके पासपोर्ट ऑर्डिनरी पासपोर्ट बोले जाते हैं। तो उसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो पासपोर्ट ऑफिस वाला जो ऑप्शन है ये हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आप देखोगे कि तो अब हमारे सामने जो भी रीजनल ऑफिस होते हैं पासपोर्ट ऑफिस के, उनकी जो लिस्ट है वो आ जाएगी। तो आप जो भी स्टेट से हो अपने स्टेट का जो नाम है यहाँ पर लिस्ट में से सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में आप सभी लोग देखोगे यहाँ पर दिल्ली का भी नाम आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर दिल्ली से अगर आप हो तो इसमें से ही आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है आपका नाम दर्ज करना है। इसके बाद में आपको अपनी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। आप सभी से पूछा जाएगा क्या आप अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो। तो ये एक अच्छा डिसीजन होगा जिससे कि हमें अलग से कोई यूजर आईडी याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो हमने यस किया है तो आप देखोगे कि लॉगिन आईडी के सेक्शन में हमारी जो मेल आईडी है वही यहाँ पर कॉपी होकर के आ चुकी है। लेकिन हमें यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जरूर चेक करना है क्या पहले से कहीं ईमेल आईडी यूज तो नहीं है। तो मेरे केस में आप देखोगे कि ये जो मेल आईडी है अवेलेबल है, हम इसे लॉगिन आईडी बना सकते हैं। इसके बाद में आप सभी को एक पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिखा रखा कैसा पासवर्ड आप रख सकते हो और हमें यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारी जो मेल आईडी है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक कोड सेंड किया गया है। तो आपको अपना जो जीमेल बॉक्स है उसको चेक करना है। तो उसके अंदर आपको एक ईमेल आया होगा पासपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, वो जो कोड है यहाँ पर दर्ज करना है। तो हमने दर्ज कर दिया है। इसके बाद में कंप्लीट साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो बस इतना ही करना था। आपका जो यूजर अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। तो हमें यहाँ पर बैक टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में हम अपनी जो मेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो लॉगिन करने के लिए आप चाहो तो पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो जो आपने सेट किया था। इसके अलावा OTP का भी ऑप्शन मिलता है। तो आसान है, हम पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर लेते हैं, बार बार झंझट करने की जरूरत नहीं। तो हमने यहाँ पर दर्ज किया है और इसके बाद में साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद में अब आप पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाते हो, जहां पर अगर हमें एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर हमें पहला ही ऑप्शन मिल जाता है होम पेज पर, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू पासपोर्ट। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्किप फॉर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करोगे। अब इसके बाद में हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज आता है जहां पर आप सभी को सिलेक्शन करना है पासपोर्ट किस कैटेगरी का आप बना रहे हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम एक नया पासपोर्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर पूछा जाता है पासपोर्ट किस प्रोसेस से बनाना चाहते हो। देखो दोस्तों, दो तरीके से पासपोर्ट बनते हैं। एक तो नॉर्मल तरीका होता है जिसमें कि करीब 10 से 15 दिन तक का आज की डेट में समय लगता है, इससे ज्यादा भी लग सकता है, मैं भी आगे बताऊंगा मैं। तत्काल जो पासपोर्ट होता है इसका जो प्रोसेस है इस नॉर्मल पासपोर्ट से थोड़ा फास्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, कई बार पुलिस वेरिफिकेशन बाद के अंदर होता है, आपका जो पासपोर्ट है वो जारी हो जाता है। तो अगर आपको जल्दी में पासपोर्ट की जरूरत है तो उस केस में आप तत्काल का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल पासपोर्ट की जो फीस है वो मात्र 1500 रुपए होती है। तत्काल प्रोसेस से अगर आप पासपोर्ट बनाते हो तो 2000 रुपए एडिशनल आपको पे करने होते हैं, यानी कि टोटल हमें 3500 रुपीज की जो फीस है वो पे करनी होगी। तो इसके बाद में हम यहाँ पर नॉर्मल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अब यहीं पर हमसे पूछा जा रहा है बुकलेट टाइप 36 पेजेस का आपको चाहिए या फिर आपको 60 पेजेस का चाहिए। तो देखो, अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रेवलर हो तो आप चाहो तो 60 पेजेस ले सकते हो, लेकिन कभी कभार आपको यात्रा करना है तो उसके इसमें आपके लिए 36 पेजेस सफिशिएंट है। तो हम यहाँ पर 36 पेजेस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी के सामने ये कुछ इस तरीके का फॉर्म आएगा। देखो, अभी जो इन्फॉर्मेशन आप भर रहे हो वो आपके पासपोर्ट पर प्रिंट होकर के आएगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो आपके डॉक्यूमेंट से मेल खाती हो। सबसे पहले तो गिवन नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दर्ज करना है। यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, कोई सिंबल या फिर टाइटल कुछ भी नहीं डालना है, केवल नाम रहेगा। सरनेम अगर आपके नाम के अंदर है जैसे कि गुप्ता, शुक्ला, यादव कुछ आप लगाते हो, आपके डॉक्यूमेंट पर है तभी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो एग्जाम्पल से अगर आपका जो नाम है रजत कुमार सिंह है तो रजत कुमार यहाँ पर आ जाएगा गिवन नेम में और सिंह आपका आएगा सरनेम में। अगर किसी का जो नाम है वो सिंगल ही है तो उस केस में आप रजत यहाँ पर दर्ज करोगे और कुमार सरनेम में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिल कर लेना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है आप अपना सिलेक्शन करोगे। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा एलियास
एलियास नेम। देखो ये जो है वैसे तो सभी लोगों को नो ही इसमें करना है, लेकिन स्पेशल कंडीशन हो सकती है। महिलाओं के केस में ऐसा होता है कि शादी के बाद में उनका जो नाम है सरनेम वगैरह बेसिकली चेंज हो जाता है। तो अगर आपके केस में ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर बताना है, लेकिन मैंने बताया कि सभी लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है, हम एक ही नाम रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है क्या इससे पहले आपने कभी भी नाम को चेंज किया है, तो नहीं भैया, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है, ईयर और इसके बाद में मंथ, और हम डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जन्म जहां पर भी हुआ है उस स्थान का जो नाम है दर्ज करना है। एक चीज बता देता हूं, प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आपके पास में अपना बर्थ सर्टिफिकेट है तो उस पर आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो मेंशन करना है। तो ये चीज ध्यान रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट पर है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने यहाँ पर दर्ज किया है। अब जिसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, अनमैरिड हो तो सिंगल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। यहीं पर एक ऑप्शन आएगा जिसमें कि टिक करना है कि आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है क्या आउट ऑफ इंडिया है। तो मेरे केस में ऐसा नहीं है, हम इंडियन सिटीजन है, तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करेंगे जहां पर जन्म हुआ है। इसके बाद में जो भी डिस्ट्रिक्ट था वो हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहीं पर एक ऑप्शन आता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का, जहां पर ये जो जैसे कि आपको सिटीजनशिप मिली है, इंडियन आप सिटीजन हो, कैसे मिली है, तो हमें तो जन्म में से मिली हुई है, हमारा जो जन्म है वो इंडिया के अंदर हुआ है, तो हम यहाँ पर बर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आएंगे, जहां पर अगर आपके पास में ये डॉक्यूमेंट है तो इसके केस में आप सभी को यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट नंबर है दर्ज करना है। अगर नहीं है तो आप चाहो तो इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है एम्प्लॉयमेंट टाइप का, तो यहाँ पर आप सभी को कई सारे ऑक्यूपेशन के ऑप्शन दिखेंगे। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर इसके अलावा कोई काम अभी नहीं करता है तो यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। एम्प्लॉय हो तो प्राइवेट सेक्टर के हो या फिर खुद अभी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का कोई व्यापार करते हो। इसके अलावा स्टूडेंट है, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। आपके केस में जो भी अप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर लिखा गया है अगर आप माइनर हो, आपके पेरेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उस केस में यस करके आपको बताना है। या फिर अगर कोई वुमेन है, उसका पति गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर उसकी पत्नी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर बताना है। तो हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक सेक्शन आएगा, जहां पर आप सभी को आपकी अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके लेवल के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जैसे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है 7वीं से कम है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 8वीं 9वीं है। इसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं या फिर उससे ज्यादा है, ग्रेजुएशन एंड अबव है। तो आपके केस में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन अगर आपकी 10वीं से ऊपर है, 10वीं है या फिर 10वीं से ऊपर है, तो आपका जो पासपोर्ट मिलता है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी का मिलता है। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं से कम है, 7वीं है या फिर उससे कम है या फिर 8वीं 9वीं है, तो उस केस में जो पासपोर्ट मिलता है वो उस पर लिख करके आता है ईसीआर, यानी कि इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड। तो देखो, जब भी आप किसी भी गल्फ कंट्री के अंदर काम करने के लिए जाते हो तो उस केस में आपको डिपार्टमेंट ऑफ पीओई यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट, ये जो डिपार्टमेंट है इससे अप्रूवल लेने की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं से ऊपर है तो आपका जो पासपोर्ट आता है उस पर नॉन ईसीआर कैटेगरी का आपका पासपोर्ट होता है, यानी कि इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड लिखा नहीं रहता है। तो उस केस में आप सभी लोग जो पासपोर्ट के जरिए जब भी गल्फ कंट्री के अंदर काम करने के लिए जाते हो तो वहां पर कोई डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट दी गई है। अगर आपका हाई स्कूल नहीं है तो इसके अलावा कुछ अदर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन देंगे, जैसे कि इनकम टैक्स पेयर अगर कोई है तो वो भी यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट पा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में विजिबल डिस्ट्रीब्यूशन मार्क का एक सेक्शन आएगा। तो देखो, अगर आपके बॉडी पर कोई भी पहचान चिन्ह है, कोई चोट का निशान हो सकता है, मसा तिल का निशान कोई हो सकता है, तो अगर आप बताना चाहो, ये आप पे है, डिस्क्लोज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो अगर आप बताना चाहो तो यहाँ पर बता सकते हो। हमें अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है और आधार को यूज करने की सहमति यहाँ पर देना है। यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आपको अपने पिता का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में आपको अपनी माता का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। लीगल गार्जियन मेरे केस में एप्लीकेबल है नहीं, तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पर एक सेक्शन किसी के केस में ज्यादा आ सकता है। जो मैरिड अगर सेलेक्ट करेगा तो उसे यहाँ पर जीवन साथी का जो नाम है यानी कि स्पाउस का एक सेक्शन आएगा, जहां पर आपको अपने पत्नी का नाम या फिर पति का जो नाम है वो दर्ज करना होगा। तो हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये भी इंफॉर्मेशन सेव हो चुकी है। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आता है वो है एड्रेस का, जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो आपका जो
प्रेजेंट एड्रेस है उसका जो पता है वो यहाँ पर दर्ज करना है, जिसमें कि पूछा जाता है क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस इंडिया के बाहर है, तो नहीं भाई, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो हाउस नंबर है, जो भी अपार्टमेंट का बिल्डिंग का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो भी एरिया लोकेशन है, विलेज का, शहर का जो नाम है वो यहाँ पर आएगा। तो जैसा आपके डॉक्यूमेंट पर है वैसे ही आपको यहाँ पर अपना जो पता है वो दर्ज करना है, जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो, होल्ड ना हो। एक चीज बता देता हूँ, पुलिस वेरिफिकेशन आमतौर पर वर्तमान पते पर होता है जहां पर अभी आप निवास कर रहे हो पिछले 2 साल 4 साल से, जहां से आप अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर हम अपने एरिया का पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड है वो दर्ज करेंगे। इसके बाद में हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और वो पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे जहां से हमारा पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, तो जो भी उस एरिया का पुलिस थाना लगता है आप सेलेक्ट कर लेना। अब इतना करने के बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है विदाउट कंट्री कोड के। तो यहाँ पर कोई सिंबल उसमें ऐड नहीं करना है, +191 नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली अपना 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है। टेलीफोन नंबर अगर है तो दर्ज कर सकते हो, होगा ही नहीं तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे। और इसके बाद में हमें अपनी जो जीमेल आईडी है जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एंटर करी थी हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा कि परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो यस अवेलेबल है, यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी से पूछा जाएगा कि क्या परमानेंट एड्रेस जो आपने ऊपर पता दर्ज किया है उससे बिल्कुल सेम है, मेल खाता है। तो अगर आपके केस में परमानेंट एड्रेस और वर्तमान जो पता ऊपर आपने दर्ज किया दोनों ही सेम है तो उस केस में आप यस करोगे। तो फिर उस केस में क्या होगा कि अलग से कोई पता आपको दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी, वही जो पता ऊपर आपने दर्ज किया है वो ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके केस में एड्रेस डिफरेंट है, जैसे कि एग्जांपल से मांगते हैं, अभी आप वर्तमान में किसी मेट्रो शहर के अंदर हो, लखनऊ के अंदर रह रहे हो और पहले आप किसी गांव के अंदर रहते थे या फिर किसी दूसरी लोकेशन पे रहते थे, और उस केस में क्या होता है कि परमानेंट एड्रेस भी एप्लीकेबल अगर आपके केस में है तो आपको यहाँ पर देना होगा। लेकिन एक चीज बता देता हूं कि परमानेंट एड्रेस के केस में कई बार क्या होता है कि दोनों पते पर भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है। जी हां दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना। वैसे तो प्रेजेंट एड्रेस पर ही लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन होता है, लेकिन कुछ केस में ऐसा देखा गया है कि परमानेंट एड्रेस पर भी पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है। तो अगर आपके केस में जरूरी है, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो साबित कर रहे हैं इस चीज को, तो आपको यहाँ पर बताना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नॉर्मल तरीके से अगर अप्लाई कर रहे हो तो सेम ही है। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। तो देखो अभी तक का डेटा सेव हो चुका है। अब इसके बाद में बारी आती है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल की, जहां पर आप सभी को परिवार का कोई भी एक सदस्य, आपके पिता हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, कोई भी अदर जो सदस्य है उसकी इंफॉर्मेशन दर्ज करना है। बेसिकली इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल उस केस में दर्ज कराई जाती है कि जैसे कि कभी भी कोई परेशानी हो, विदेश के अंदर आप हो और आपके फैमिली से कनेक्ट करना है तो यहाँ पर कनेक्ट किया जा सके। तो जिसकी इंफॉर्मेशन, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आप उनकी इंफॉर्मेशन दर्ज कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर नाम और एड्रेस पूरा एक ही लाइन के अंदर लिखना है। तो उनका नाम हो जाएगा और उनका जो कंप्लीट एड्रेस है एक ही लाइन के अंदर रहेगा। इसके बाद में आपको उनका मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर होगा नहीं तो छोड़ देंगे, ईमेल आईडी अगर है तो देना चाहते हो दे सकते हो, ये भी चाहो तो छोड़ सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि यहाँ पर आपके पासपोर्ट की जो एलिजिबिलिटी है वो तय करते हैं कि आपको पासपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सबसे पहले तो आते हैं जिसमें कि पूछा जा रहा है क्या इससे पहले आपका जो पासपोर्ट है वो हेल्ड किया गया है, होल्ड किया गया है। तो अगर आपके केस में ऐसा कुछ सिनेरियो कभी हुआ है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। मेरे केस में मैं पहली बार ही अप्लाई कर रहा हूँ, इससे पहले ना मेरे पास में पासपोर्ट था, तो हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहीं पर पूछा जाता है इससे पहले क्या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट आपके पास में था। तो अगर आपके केस में कोई जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपको गवर्नमेंट के काम से विदेश भेजा गया था, तो अगर आपके केस में कोई है तो आप बता सकते हो। मेरे केस में नहीं है, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहीं पर पूछा जाता है इससे पहले क्या आपने कभी अप्लाई किया है। अगर आपके केस में ऐसा कुछ है तो बताना है, उसका एप्लीकेशन नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। नहीं है तो नो करो, इसके बाद में आगे बढ़ो, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो हमारे सामने अगेन बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जहां पर पूछा जा रहा है कोई क्रिमिनल कोर्ट के अंदर केस तो नहीं चल रहा है, इसके अलावा कोई कोर्ट केस पेंडिंग तो नहीं है, और कई सारे ऑप्शन जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं, सब बेसिकली कोर्ट के और थाने से रिलेटेड है। तो अगर आपके केस में ऐसा कभी हुआ है, आपके कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, तो आपको यहाँ पर बताना होगा। देखो छुपाने से कुछ नहीं फायदा है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन जब होगा तो वो चीजें निकल करके आ जाती हैं। तो वैसे नॉर्मल पर्सन के केस में जैसे कि हम आप सब लोग हैं, तो उनके केस में नो रहेगा, किसी में आपको यस नहीं करना है, पढ़ जरूर लेना है। अगर आपके केस में कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पर बताना होगा। अब इसके बाद में यहाँ पर भी हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक प्रीव्यू पेज आ जाता है। देखो उपनाम ऊपर आता है, यानी कि सरनेम ऊपर आता है। तो कुछ लोगों को लगता है यार ये तो मुझसे गलती होगी, गलती
गलती नहीं हुई है, सही है। यहाँ पर आपका खुद का नाम गिवन जो नाम है वो नीचे रहता है, सरनेम पासपोर्ट के अंदर ऊपर रहता है। यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करोगे इसके अंदर, जैसे कि एप्लीकेंट का जो फोटो है वो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर सिग्नेचर नहीं है। ये हमने अपलोड अभी तक नहीं करे हैं और इसकी आपको खुद से आज की डेट में अपलोड करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसेस के अंदर काफी चेंजेस किए गए हैं। अब आप पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जब जाते हो तो वहीं पर आपका जो है ये डिटेल कैप्चर की जाती है, डीएसएलआर कैमरे के माध्यम से फोटो कैप्चर की जाती है। तो यहाँ पर अब मेरे केस में मान के चलते हैं सारी चीज सही है। अगर किसी को यहाँ पर लग रहा है यार कि पते के अंदर हमने 2 बार इंफॉर्मेशन दर्ज कर दी, कोई चीज यहाँ पर हटानी है, तो वो चाहो तो आप करेक्शन कर सकते हो। तो मेरे केस में सारी चीज सही है, मैंने मिलान कर ली है। हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पेज आता है जहां पर अब आपको अपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है कि इस पासपोर्ट को बनाने के लिए आप कौन से अपने दस्तावेज दे रहे हो, जिसमें कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में 3 तरीके के डॉक्यूमेंट लगते हैं, प्रूफ ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, इसके अलावा प्रूफ ऑफ ECNR। हालांकि ECNR वाला जो ऑप्शन है उन लोगों के लिए हट जाएगा जिन लोगों की जो क्वालिफिकेशन है 7वीं से कम है, तो उन केस में ये जो है ऑप्शन नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो प्रूफ ऑफ बर्थ के अंदर जो भी आपका डॉक्यूमेंट का प्रूफ आपके पास में है, जैसे कि अगर आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र है तो आप चाहो वही दे सकते हो, इसके अलावा 10th की मार्कशीट आप दे सकते हो, नहीं है तो वोटर ID कार्ड भी आपका काम कर जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी काम कर जाता है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया है। इसके बाद में बारी आती है प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ की, जिसमें कि इस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट की लंबी सी लिस्ट आ जाती है, जिसमें कि अगर आप देखोगे अगर हमारे पास में आधार कार्ड है, आर्म लाइसेंस है, बैंक किसान पासबुक है, बर्थ सर्टिफिकेट है, वो भी यहाँ पर दे सकते हो। इसके अलावा इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो गया। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है वो आपको सेलेक्ट करना है। मेरे पास में आधार कार्ड है और मोस्टली लोगों के पास में आधार कार्ड होगा, तो यहाँ पर आपको यही सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है प्रूफ ऑफ ECNR का, जहां पर आपकी जो क्वालिफिकेशन अगर 10वीं से ऊपर है तो यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टीसी आप दे सकते हो, या फिर आप अपना जो सर्टिफिकेट हाई स्कूल की मार्कशीट है वो आप यहाँ पर दोगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पेरेंट के पास में पासपोर्ट पहले से है और बच्चे की जो एज है 18 साल से ऊपर नहीं है, माइनर है, तो उस केस में बच्चे का जो पासपोर्ट है पेरेंट के बिहाफ पर बनता है, तो उसका जो पासपोर्ट है नॉन ECR कैटेगरी के अंदर हो जाता है। और इसी के साथ में अगर किसी भी एप्लीकेंट की एज 50 साल से ऊपर है तो उसका भी जो पासपोर्ट मिलता है वो नॉन ECR कैटेगरी का मिलता है। इसी के साथ में लास्ट ऑप्शन मैंने बताया था इनकम टैक्स रिटर्न वाला। तो अगर आप अपना ITR फाइल करते हो, इनकम टैक्स भरते हो, तो उस केस में ITR की कॉपी दे सकते हो। लेकिन एक चीज बता देता हूं, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अगर आपने अपनी इनकम 0 भरी है यानी कि फेक उसको दिखाया तो वो यहाँ पर ITR मान नहीं होता। यानी कि गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना होता है कि आपके ITR पर आपका जो पासपोर्ट है वो इशू किया जाए या ना किया जाए। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ टैक्स का आपने कंट्रीब्यूशन किया हो। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा काफी देर से आपको, यहाँ पर ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको ऐसे छोड़ दो क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वैसे भी आप सभी से मांगेगी और अभी सिंक होने में लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही है। जिस भी प्लेस से हम इस फॉर्म को भर रहे हैं और इसके बाद में सेव करेंगे, तो हमारा जो डेटा है वो सेव हो चुका है। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक बार इसका मिलान कर लेंगे कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी है उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। मेरे केस में सारी चीजें परफेक्ट लग रही हैं। हम यहाँ पर क्लोज करेंगे और इसके बाद में बैक आएंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। नोट करके सबसे पहले तो रख लेना आगे बढ़ने से पहले। यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का। तो यहाँ पर अभी हमने फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन फॉर्म भरने के बाद में गवर्नमेंट की जो फीस है पासपोर्ट को बनाने की, वो जो फीस है वो हमें जमा करना है। उसी के बाद में हमारा जो काम है वो स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि पासपोर्ट के लिए फीस आपको पे करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको अपना जो पासपोर्ट ऑफिस है वो सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर इस लिस्ट में से जो भी आपका नियरेस्ट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर कुछ दिखेंगे PSK और सिटी का नाम लिखा होगा, इसके अलावा कुछ के आगे PO PSK और आगे सिटी का नाम लिखा होगा। तो यहाँ पर PSK जो होते हैं ये गवर्नमेंट के खुद के सेंटर होते हैं। इसके अलावा PO PSK जो लिखे गए हैं वो होते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर रिसेंटली पासपोर्ट सेवा केंद्र की सुविधा ओपन करी गई है, यहाँ पर वो भी आपको दिखते हैं। तो जहां पर आप जाना चाहते हो आपको सबसे पहले तो सिलेक्शन करना है, उसका जो कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। इसके बाद में आप अपनी जो डेट है वो सेलेक्ट करोगे, किस डेट का आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो। देखो एक जो डेट है ऑटोमेटिक सजेस्ट होकर के आती है, लेकिन आप सेटिस्फाई अगर नहीं हो, आप चेंज करना चाहते हो तो कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस तरीके से नेक्स्ट करके आगे जा सकते हो। और जो भी ग्रीन कलर की डेट यहाँ पर दिखती है आप उन डेट्स में से कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में हम मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब आपको पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
तो अब आप सभी के सामने पेमेंट करने के लिए कई सारे मल्टीपल पेमेंट मेथड आ जाएंगे। आप चाहो तो ये जो पेमेंट है नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो, या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, और इसके अलावा यूपीआई का भी ऑप्शन दिया गया है। क्रेडिट कार्ड के केस में 17 रुपए ज्यादा लग जाते हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इससे पेमेंट करो। आप चाहो तो यूपीआई से आसानी से पेमेंट कर सकते हो। मैं इसी का सिलेक्शन कर रहा हूँ। यूपीआई से जब आप पेमेंट करते हो तो जिसमें कि आपको एक क्यूआर कोड दिखेगा, जैसे कि मर्चेंट की शॉप पर आप स्कैन करके पेमेंट करते हो। यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड है स्कैन करोगे और आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट होते ही अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। हम प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पावती स्लिप जनरेट होकर के आएगी। इसके अंदर वैसे तो तमाम पन्ने होते हैं, आपको रीड करने के लिए आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो प्रिंट करने की जरूरत है उसका केवल पहला पन्ना आप प्रिंट कर लेना। हालांकि आज की डेट में इसकी भी जरूरत नहीं, आप चाहो तो डिजिटल तरीके से आप अपने फोन के अंदर सेव करके पासपोर्ट ऑफिस जा सकते हो। लेकिन एक चीज बताऊं, कई जगहों पर आपको जरूरत पड़ती है, तो पासपोर्ट जैसी आईडी आप बना रहे हो तो पहला पन्ना आपको प्रिंट कर लेना है, इसी पर मेन इंफॉर्मेशन होती है। पासपोर्ट ऑफिस जब भी आप जा रहे हो तो अपॉइंटमेंट स्लिप पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन ध्यान देना है। सबसे पहले तो जैसे कि पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर दिखाया जाएगा, तो आपने जिस भी पासपोर्ट ऑफिस के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक किया है वहीं पर आपको विजिट करना है।